नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। सेंट्रल डिबेट में आज हम बात करेंगे 2024 के चुनाव से पहले होने वाले 5 राज्यों के चुनाव, यानी कि एक तरह से यह कहा जा रहा है कि 2024 से पहले सेमीफाइनल की जंग है। सीधी सी बात है, जब कोई भी बड़ा चुनाव होता है उससे पहले अगर कोई आम चुनाव होता है तो उसे सेमीफाइनल मान लिया जाता है। जैसे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले जब उपचुनाव हुए तो उसे सेमीफाइनल कहा गया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से 5 राज्यों में पहले चुनाव होना है तो उसे सेमीफाइनल देखा जा रहा है। यहां तक कि यह कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर के जो नतीजे आएंगे वो 2024 में कौन राज करेगा यह तय कर देगा। क्या वाकई हमारे देश में ऐसा होता है? हालांकि हमेशा से यह कहा जाता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता है। सीधी सी बात है, कौन किस पर पड़ेगा भारी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन राज्यों में कांग्रेस के चेहरे अगर तय है तो बीजेपी को अभी भी सीएम चेहरे तय करने में क्या भय है, या फिर यह कहें कि बीजेपी एक बार फिर से इन राज्यों में पीएम मोदी के ही चेहरे पर चुनाव मैदान में उतरेगी। अगर ऐसा होता है तो यह कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक पूरी तरीके से सजी हुई थाल के रूप में भी हो सकती है। दूसरी तरफ 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के बीच में छिड़ी घमासान के बीच तमाम अन्य पार्टियां भी मैदान में आ रही। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी, अन्य प्रदेशों की बात करें तो कहीं बसपा, कहीं आम आदमी पार्टी भी मैदान में। और कुल मिलाके बीजेपी ये दावा कर रही है कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एक साथ है तो फिर ये सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है इसका मतलब? ऐसा होता है तो क्या वाकई इंडिया गठबंधन में रहने वाली पार्टियां अपने अपने ही मताधिकारों को काट देंगी, अपने अपने वोटर्स को ही काट देंगी, यानी कि इंडिया के वोटर्स को काट देंगी? इसका फायदा किसे होगा? ऐसा तो नहीं कि एनडीए को फायदा हो जाएगा, या फिर क्षेत्रीय दल इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। क्षेत्रीय दल की बात करें तो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, सभी पर कुछ ऐसे दल हैं जो अहम मताधिकार का कंट्रोल रखते, जो अहम लोगों का कंट्रोल रखते हैं। अगर राजस्थान में ध्यान दें तो किसानों को लेकर के पूरी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी छिड़ा रहता है और बीजेपी के बहुत करीबी किसान नेता अलग पार्टी बना चुके हैं। स्थिति किसी भी पार्टी के लिए इतनी आसान नहीं है। आखिरकार इस बार के चुनाव में किस तरीके से मैदान में सभी दल उतरते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार, आरएलडी प्रवक्ता आरपी सिंह। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, 5 राज्यों में चुनाव होना है जी। क्या वाकई ये 2024 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल चुनाव है? देखिए स्नेहा जी, जी ये प्रदेश के चुनाव हैं जी 5 प्रदेश के चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव के पहले इतना बड़ा चुनाव कोई दूसरा नहीं होने जा रहा जी। इसीलिए इसको मीडिया हलकों में लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। सत्यता थोड़ा सा इससे इतर है। ये राज्यों के चुनाव हैं। राज्यों के चुनाव राज्यों के मुद्दों पर स्थानीय मुद्दे उसमें थोड़ा हावी होते हैं और राष्ट्रीय चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे होते हैं। उसमें राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के चेहरे भी होते हैं और ये आज़ादी के अमृत काल का देश है। जी। जनता भी इतनी परिपक्व हो चुकी है,
उसको मालूम है कि हमें राष्ट्रीय मुद्दों पे किसके साथ खड़े होना है और क्षेत्रीय मुद्दों पे हमें किसके साथ खड़े होना है। इसी जी। तरह से आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव में या विधानसभा चुनाव में अलग अलग फैसले आपको बहुत स्थानों पे जनता के देखने को मिलते हैं। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, जी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तीन प्रदेश ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। मध्य प्रदेश में हम अब भी शासन में हैं, छत्तीसगढ़ राजस्थान में नहीं रहे। जी। राजस्थान का ट्रेंड रहा हमेशा एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। उस क्रम से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्रम वहाँ है। छत्तीसगढ़ हम लगातार जीतते रहे, पिछली बार हम हारे थे। इस बार हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम छत्तीसगढ़ दोबारा जीते। मध्य प्रदेश हम इनसे वोट परसेंटेज ज़्यादा पा करके भी कुछ सीटों के गणित से इनसे हारे थे। बाद में कांग्रेस से ही अंदर से लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी में जुड़े और हमारी सरकार दोबारा बनी। सत्यता यह है स्नेहा जी कि किसी भी इस राज्यों की स्थिति ऐसी नहीं है कि दिल्ली के समीकरण को बना बिगाड़ सके। आप जब किसी भी राजनीतिक जानकार से पूछेंगे तो यही कहेगा कि साहब दिल्ली का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। बिल्कुल। और यही कारण है कि इतने प्रधानमंत्रियों में सबको उत्तर प्रदेश से ही रास्ते दिल्ली के मिले। रही बात इन प्रदेशों की, तो ये प्रदेश लोकसभा चुनाव के पहले दलों के माहौल बनाने के काम तो अवश्य आएंगे। यहाँ के परिणाम और उस परिणाम को लेकर के लोग पूरा लोकसभा चुनाव तक अपना बाजा बजाते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे एक प्रदेश कर्नाटक जीत करके कांग्रेस आज तक बाजा बजाती है, गुजरात भूल जाती है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जीत भी भूल जाती है हमारी, बस उनको कर्नाटक याद रहता है। तो ये ठीक है, बाजा बजाने के लिए अच्छा है। अब आ जाइए वहाँ की सच्चाई पर, जरा सा जमीनी हकीकत बात हो जाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सर्वे की रिपोर्टें क्या आई हैं, हमारी तैयारी क्या है, राजस्थान की स्थिति क्या है, इन सारों पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हम किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, हम हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लेते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हमने अपने बड़े बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है और हमें पूरी उम्मीद है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनार्दन का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और इन तीनों प्रदेशों में हम वापसी करेंगे। जहाँ तक तेलंगाना का विषय है, तेलंगाना में भी हम संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह से केसीआर की अराजकता से प्रदेश त्राहि त्राहि कर रहा है, हमारे लिए भी एक चुनौती है। इन सारे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है और अच्छा परिणाम की ओर आगे बढ़ रही है। जी अजय जी, अभी विवेक जी ने कहा कि इसे सेमीफाइनल कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन माहौल बनाने के लिए चुनाव आमतौर पे बहुत ही बेहतर होने वाला है। जी। लेकिन क्या वाकई 3 दिसंबर कई पार्टियों के लिए या फिर ये कहें कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक अहम दिन होने वाला है? देखिए, जो पार्टियां सत्ता में नहीं हैं जी, उनके जो रिजल्ट आएंगे उनके लिए तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये आम जनता भी जानती है और हम सभी जानते हैं कि ये केंद्र का चुनाव है। केंद्र का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़ा जाता, बिल्कुल। ये राष्ट्रीय चुनाव है और ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। जनता आज की प्रबुद्ध है, उसको पता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो अब जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उन लोगों को भी, उन जनता को पता है कि इन राज्यों से हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिला है,
तो वो राज्यों को अपना फैसला देगी, उसका कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ने वाला। जी। हाँ, लेकिन उनके प्रभाव, उनके जो रिजल्ट नतीजे आएंगे वो स्थानीय पार्टियों को खुश करने के लिए या मंथन करने के लिए वो जरूर छोड़ के जाएंगे उनके रिजल्ट। जी सुधा जी। सुधा जी, आवाज आ रही? जी 2024 से पहले 5 राज्यों में चुनाव होना है और 3 दिसंबर के नतीजे क्या वाकई 2024 के नतीजों के सेमीफाइनल बन के उभरेंगे क्या? कांग्रेस क्या मान रही है? स्नेहा जी, सेमीफाइनल है या नहीं हम ये तो नहीं जानते जी। लेकिन ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने वाला रिजल्ट होगा। और हमारे विवेक भाई बहुत ही मासूमियत से कह रहे थे कि हम वापस आने वाले हैं। जी। आप न तो राजस्थान में हैं, न तो छत्तीसगढ़ में हैं, न तेलंगाना में हैं, मिजोरम में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में आप जबरदस्ती आ गए थे खरीद फरोख्त करके, तो वापस आने वाला मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी चीज, हाँ आपके पास पैसे बहुत हैं, आपके पास कहाँ से पैसा आया ऐसी कोई जानकारी आपने किसी को दी नहीं है। जी। चंदा बहुत आपके पास है, आप उसके बलबूते जो कह रहे हैं वो कह सकते हैं, लेकिन चुनाव जनता का होता है स्नेहा जी। और जनता के इस चुनाव में जो राज्यों में हो रहा है, 5 राज्यों में, उसमें 40 सीटें भी हैं और 230 सीटें भी हैं। ये बिल्कुल कम से कम केंद्र की जो नीतियां हैं, गरीबों को, लोगों को जिस तरह से गुमराह करने की इनकी जो नीति और इनका जो मन रहा है, जी। सुधा जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। सुधा जी। चेक किया जाए, सुधा जी की आवाज नहीं आ रही है। विवेक जी, जब सुधा जी की आवाज आएगी तब जवाब दीजिएगा। आरपी सिंह जी। आवाज आ रही है इसमें? जी जी। बाकी लोगों की आवाज कम आ रही थी। आमतौर पे आरपी सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि 2024 के चुनावी मुद्दे अलग होंगे और 5 राज्यों के चुनावी मुद्दे अलग होंगे, तो फिर इसे सेमीफाइनल कैसे कहा जा रहा है? और क्या वाकई दोनों के मुद्दे बिल्कुल अलग होंगे? देखिए, ये बात सही है कि राज्यों के जो चुनाव होते हैं उसमें स्थानीय मुद्दे भी हावी होते हैं जी। और जो देश के चुनाव होते हैं उसमें राष्ट्रीय महत्व के तमाम मुद्दे होते हैं जिन पर जनता ध्यान केंद्रित करके अपना वोट करती है। लेकिन जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें चल रही, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने डबल धोखा दिया है, डबल झूठ बोला है। जी। आप देखिए, किसान, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, सब एक तरीके से सभी वर्ग परेशान है। महंगाई से आम आदमी को घर चलाने में दिक्कत हो रही है। छात्र संघों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, टीटी बीएड किए हुए लड़के धरने बैठते, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। चौतरफा देश में हाहाकार है, आम आवाम परेशान हुआ है। लोगों के पास कैश इन हैंड की कमी है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। लगातार पहले बातें होती थी कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है, तो क्या जाने क्या क्या गिरता है। अब रुपया रसातल की ओर जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही, भारत की जनता सब देख रही। ये चुनाव एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का झूठ और प्रपंच लड़ रहा है, दूसरी तरफ भारत की जनता की पीड़ा, उसकी वेदना, उसकी गरीबी, उसकी बेरोजगारी, वो चुनावी मुद्दे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य चुनावी मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हर मोर्चे पर धराशायी हुई है, महंगाई को रोकने में नाकाम रही। तो कहते थे कि 35 रुपए का डीजल पेट्रोल बिकवाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार डीजल पेट्रोल के दाम गिरते रहे, लेकिन भारत की जनता को 4 पैसे का भी उसमें कोई गिरावट कभी दर्ज नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती। अब जब चुनाव नजदीक आया है तो 150 रुपया गैस पे घटाने लगे। यही सिलेंडर ये 1500 2000 में बेचेंगे अगर दोबारा आ गए। इन्होंने हर बार धोखा दिया, हर बार झूठ बोला। देश का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा। आप देखिए, धान खरीद में लगातार घोटाला होता है, किसान का धान नहीं खरीदा जाता, धान खरीद पर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं। लोग मलेरिया और डेंगू से परेशान है, बीमार है।
मलेरिया और डेंगू जैसी सामान्य बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो वो चाहे बड़े मुद्दे हो, चाहे छोटे मुद्दे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामले हो या फिर घरेलू मामले, जो रोजमर्रा के जीवन में आम आदमी को जो जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, भारत की जनता को चारों तरफ चौतरफा निराशा मिली है। और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार झूठ बोलेगा, लोगों को गुमराह करने का काम किया है। भारत की जनता इस साल भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में ठीक है, से बेदखल करने का काम भारत नौजवान और आप सवाल करने के लिए तैयार है। जिससे चुनाव होगा फाइनल हो भारतीय जनता पार्टी की। आप देखिए वो जो है का चुनाव हो, चुनाव हो, ये लोग विधायक तोड़ने का ठीक है। जनादेश लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ रहा है। भारतीय जनता ठीक है, आरपी सिंह जी इसका जवाब विवेक जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले सुधा जी का पक्ष जानते हैं। सुधा जी, अभी आपने बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त करके बीजेपी ने सरकार बनाई थी। शुरुआत में ही विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा कि कांग्रेस के ही कुछ अंदर के लोग टूट गए और हमारे साथ आके सरकार बनाने में उन्होंने समर्थन कर दिया। जी स्नेहा जी, जो बातें आप पूछ रही हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, कहने को कुछ भी कहिए, सच्चाई क्या है आप भी जानती हैं। किस तरह से महाराष्ट्र में, गोवा में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में किया गया लोटस ऑपरेशन, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। विवेक भाई, कहने से कुछ होने वाला तो है नहीं। हाँ, चूंकि ये प्रवक्ता है तो कुछ तो कहना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी मैं बताऊं, बरेली से लेके, और बरेली तो छोड़ दीजिए, आप गोरखपुर छोड़ दीजिए, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेती हूँ कि एक महिला 2 अक्टूबर को आती है विधानसभा पे बैठने के लिए, योगी जी से मिलने के लिए। 5 तारीख को उसका रेप हो जाता है रात में, किसी ने इसकी बात नहीं की। तो सरकारों की जो नीतियां हैं, भाजपा सरकार किसकी है इस राज्य में? भाजपा की सरकार है। स्त्रियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और एक ऐसी औरत जो योगी जी से मिलने आई थी, मिल तो पाई नहीं, किसी अपराध के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराने आई थी, लेकिन मिला क्या उसको? एक और अपराध के साथ जो बलात्कार के रूप में जुड़ गया। तो कौन सी नीतियां और कौन सी चीजें जो हम महिलाओं को सुरक्षा न दे पाए? हमारी शिकायत तो सुनना दूर, शिकायत करने वाली जो महिला है वो रेप पीड़िता हो जाती है इस लखनऊ में आने के बाद। और ये बड़ी बड़ी बातें दम भरने वाले लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो शर्म आती है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि राज्यों को बांट बांट कर बातें करने वाले लोग केंद्र में सरकार चला रहे हैं, लेकिन इनकी नीतियां इस देश की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं। इस देश के लोग महंगाई से निजात नहीं पा रहे हैं। हॉस्पिटलों में जाके देख लीजिए, स्नेहा जी, आप तो लोग पत्रकारिता करते हैं ना, देखिए डेंगू जैसी और टाइफाइड वायरल जैसी बीमारियों से लोगों की मौतें हो रही हैं। हमारे पास वो व्यवस्थाएं नहीं है, जो वैक्सीन के नाम पे हमने वहां तक तो पहुंच गए थे, लेकिन सामान्य बुखार में लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। कैसी व्यवस्था, क्या चीज है? कोई बात ही नहीं, कोई नाम ही नहीं है। बस चुनाव करवा लीजिए इनसे। हाँ, हम 24/7 चुनाव में रहने वाले भाजपाई लोग जब इन स्थितियों पे बात नहीं करते हैं तो शर्म आती है। और इस जनता इस बार इन 5 चुनाव के माध्यम से बताएगी कि आपकी जो दोहरी नीति है, झूठ बोलने की, जुमला फेंकने की, उसको निजात दिलाएंगे देश को, और हम वापस ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो कम से कम जनता की दर्द को समझती हो। 24/7 मात्र राजनीति में ना हो, चुनाव लड़ने के लिए कुछ काम भी करें, लोगों के अधिकार की बात कम से कम करें। ठीक है विवेक जी, जी स्नेहा जी, दीजिए जवाब। कि स्नेहा जी सुधा जी को बहुत शर्म आ रही है, इतनी शर्म आ रही है कि मैं उनकी क्या बात करूं। उनकी शर्मिंदगी पे, उन्हें लखनऊ में कोई घटना घट गई उसके लिए शर्म आ रही है, बरेली में कोई घटना घटी उस पर शर्म आ रही है। अरे प्लीज मत बोलिएगा, राजस्थान में बैठी हुई सरकार की बात नहीं बनती है। सुधा जी मानसिकता को पैदा किया, या तो इन्हें चुप कराइए स्नेहा जी, या तो अपने आसन की जिम्मेदारी निभाइए, नहीं फिर मैं इन्हें फिर अपने तरीके से देखूं। अरे विवेक जी, सुधा जी उनका पक्ष सुनिए, उसके बाद अपनी बारी में अपना पक्ष रखेगा जी। स्नेहा जी, इन्हें शर्म बहुत ज्यादा आती है, लेकिन इन्हें
इनसे बोले व्यक्तिगत हमला करेंगे तो मुझसे बड़ा कोई होगा भाई नहीं। आपने कौन सी 5 चीज़ बार से? सर्व शब्द का मैं प्रयोग इनके किया, पास तो कोई व्यक्तिगत हमला क्या है? अब मैं कांग्रेस व्यक्तिगत का पक्ष रख रही हूँ, भाजपा का पक्ष आपको जो है। राजस्थान में शर्म क्यों नहीं आती? भौरी देवी हत्याकांड के लिए दलित के बच्चे को पीट पीट के मार डाला जाता है, आपको शर्म क्यों नहीं आती? आप बेशरम है। आपको बिहार के लिए शर्म क्यों नहीं आती जब एक दलित महादलित महिला को नंगा घुमाया जाता है 1500 रुपए के लिए? आप बेशरम है। ये बेशरम कांग्रेसी, ये आप इन्हें क्यों शर्म आती है? ये एक जगह शर्म आती है, दूसरी जगह ये बेशरम हो जाती है। ये अगर इनको बेशरम का कहा जाए तो क्या कहा जाए? इन्हें क्यों शर्म नहीं आती वहां पर, जब हम कहते हैं कि पूरे भारत की महिला हमारी मां बहनें हैं? अगर किसी महिला के साथ अत्याचार होता है तो हमारा सर्व से शर्मसार होता है। इन्हें सेलेक्टेड शर्म आती है, इन्हें हाथरस में शर्म आती है, बरेली में शर्म आती है, राजस्थान में शर्म नहीं आती, छत्तीसगढ़ में शर्म नहीं आती, बिहार में शर्म नहीं आती। ये बेशरम लोग हैं, इन्हें शर्म भी सेलेक्टेड आती है। इन्हें भौरी देवी हत्याकांड में शर्म नहीं आती। अशोक गहलोत के कार्यकाल के लिए जिसमें इनके मंत्रियों विधायक शामिल थे उसमें शर्मिंदगी नहीं होती। इन्हें तंदूर कांड के लिए शर्म नहीं आती जिसमें कांग्रेस के नेता को काट के तंदूर में जिंदा भून दिया गया। ये बेशरम लोग हैं, इन्हें शर्म भी सेलेक्टेड आती है। ये सेलेक्टेड शर्मिंदा होने वाले लोग हैं। ये नया ब्रांड है कांग्रेस का, सेलेक्टेड शर्मिंदा, सेलेक्टेड पॉलिटिक्स। इन्हें शर्म भी सेलेक्टेड आती है, हर जगह शर्म नहीं आती। श्रेया जी, ये बेशरम लोग हैं। विवेक जी, ये विषय पे बात करने वाले विषय है। आपने 5 बार शर्म शब्द का प्रयोग किया, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं तो आप पापा खो दे रही है। ये कौन सी बात है भाई? आपको सेलेक्टेड शर्म आती है। हम तो कहते हैं कि मणिपुर की बहनें भी मेरी है, राजस्थान की बहन भी मेरी है, बिहार की बहन भी मेरी है, देवरिया के लोग भी मेरे हैं, बलिया के लोग भी मेरे हैं, हाथरस की बहन भी मेरी है। हम सारी बहनों के लिए शर्मिंदा हैं। अगर ये समय है, हम अम्बेडकर नगर की उस बहन के लिए भी शर्मिंदा हैं। लखनऊ में जो आपके तेलीबाग में घटना घटी उसके लिए भी शर्मिंदा है। ये सभ्यता की लड़ाई है, ये सभ्यता की लड़ाई है, संस्कृत की लड़ाई है। ये कौन से लोग इस देश में आ गए? कौन सा नैतिक शास्त्र आपने पढ़ाया देश के बच्चों को 70 सालों में कि वो अपनी बहन को बहन नहीं पहचान रहे हैं? ये वो संस्कृति वाला देश है जो नवरात्र में कन्या पूजन करता है, नव दुर्गा के आह्वान करता है, नाबालिग कन्याओं के चरण छूने वाला देश है। और उस देश में अगर अबोध बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहा है तो इस पाप पे कांग्रेस को डूब भरना चाहिए। 70 साल आपने पढ़ाया है मध्यकाल का इतिहास, हरम पढ़ाया है आपने, हरम में हिजड़े नौकरी करते हुए पढ़ाया आपने पढ़ाया कि फलाने बादशाह हरम में नंगा घूमता था। आपने जो शिक्षा दी है चिंदी बना दिया है। ये पाप कांग्रेस के माथे पर है। बलात्कार अगर आज अबोध बच्चों के साथ हो रहा है तो उसका पाप कांग्रेस के माथे पे वापस आइए। मुद्दा शर्म क्यों नहीं आती है? सेलेक्टेड शर्मिंदा होने वाले लोग क्यों है? ठीक है, इसका जवाब हर जगह शर्म आनी चाहिए। जवाब ले लेते ना, क्यों शर्म नहीं आती हर जगह? विवेक जी जवाब तो सुनिएगा। बिहार में शर्म नहीं आती? एक 1500 रुपए के लिए वहां दलित महिला को नंगा घुमाया जा रहा है। एक दलित के बच्चे को पटकी से पानी पीने के लिए पीट पीट के बाहर डाला जा रहा है राजस्थान में। इन्हें तब शर्म नहीं आती है। विवेक जी ठीक है, जवाब लेते हैं। सुधा जी, सुधा जी, सुधा जी चेक किया जाए। सुधा जी की आवाज सही नहीं आ रही। डिस्टर्ब हो जाएंगी, पूरी अरे कांग्रेस विवेक जी, डिस्टर्ब हो जाएगी। नेटवर्क इशू है। अच्छा। सुधा जी कह रही हैं कि मैं जवाब दे रही हूँ। सेलेक्टेड शर्म आती है सुधा जी, हर जगह शर्म नहीं आती। जी चुन चुन के शर्म आती है। अरे विवेक जी जवाब तो सुनिए। सुधा जी मैं शर्म पे इनको जवाब देता रहूंगा। ये शर्म पे बहस करने चेक किया जाए। सुधा जी के नेटवर्क की इशू की वजह से आवाज बहुत कट के आ रही है। सुधा जी, सुधा जी की आवाज चेक किया जाए। तब तक अजय जी से जानते हैं। अजय जी, जिस तरीके से लगातार राजनीति किसी भी राज्य की हो, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये 3 मुद्दे और बेरोजगारी, महंगाई, ये 5 मुद्दे, चाहे वो राज्य हो चाहे पूरी तरीके से अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो भी ये मुद्दे चर्चा में रहते हैं। 5 मुद्दे बहुत ही गंभीर होते हैं। अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेताओं और प्रवक्ता के बीच में इसी बात को लेकर के संग्राम यहां पर भी देखने को मिले। लेकिन अगर सभी इसके समर्थन में, तो फिर इन चीजों में लापरवाही कहां? देखिए, ये लापरवाही नहीं है जी, ये परिस्थितियां होती हैं जो
जो करते हैं, घटना करते हैं और जो पीड़ित होते हैं, ये परिस्थितियों में अपने आप कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो जाते हैं और इनको राजनीतिक रूप से इनको राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। ये सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम कहीं पीड़ित होते हैं तो हमें शासन का सहयोग भी मिलता है जी। हम कोई महिला कहीं आगे किसी के साथ बलात्कार होता है तो मालूम पड़ता है कि तुम तो अभी आपने देखा जो हजरतगंज में महिला पीड़ित हुई थी जी। उसके साथ तुरंत जो है तो 2 दिन उसका पर्दाफाश हो गया, लड़के पकड़े गए। क्यों पकड़े गए? क्या सरकार में अवेयरनेस नहीं थी? अवेयरनेस थी। घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन घटनाओं के बाद हम अगर उनमें अवेयरनेस नहीं करते हैं तो हम दोषी हैं। ये बात को, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि जब हम सड़क पर चलते हैं और चोट खा जाते हैं तो सड़क पर चलते चोट खाना एक अलग चीज़ है, लेकिन चोट खाने के बाद अगर हमें तुरंत इलाज मिल जाए, हम तुरंत अपने घर पहुंच जाएं, महत्वपूर्ण चीज़ ये है। तो इसमें सरकार की मतलब हम हस्तक्षेप होता है कि हम तुरंत क्यों, कैसे हमें दवा मिल गई। लेकिन यहाँ प्रश्न जो आज उठा हुआ ये है कि लोकसभा चुनाव और राज्यों के चुनाव में, तो राज्यों के चुनाव मैंने पहले ही कहा कि परिस्थितियां अलग होती हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं। स्थानीय मुद्दों में तमाम चीजें होती हैं जो वहां की राज्य सरकारें करती हैं जी। लेकिन केंद्र सरकार का मानना, केंद्र सरकार का ये वर्क नहीं है। वो योजनाएं वो भी भेजते हैं, राज्य सरकारें उनका अनुपालन करती हैं। बाहर, भारत के बाहर, देश के बाहर सरकार हमारी क्या कर रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आपने देखा होगा G20 पर भारत पूरे विश्व में नंबर 1 परचम लहराया उसने। ये कहाँ से आया? ये हमारे इस देश के शासन के सोच से आया। देखिए, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये इस चीज़ को जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि सत्ता जो इस समय वर्तमान में है वो क्या कर रही है। क्या उसके रहने से हमारा सर शर्मिंदगी से झुका या सीना तान के हम बाहर आए? विश्व ने आज विश्व में सलाम कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं से ये केंद्र की मंशा है। ये ठीक है जी। सुधा जी, जी विवेक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा 2 तरह की राजनीति करती है। जहां खुद सत्ता में होती है वहां को अलग राजनीति करती है, जहां विपक्ष में होती है वहां अलग राजनीति करती है। सेलेक्टेड पॉलिटिक्स करती है। सेलेक्टेड पॉलिटिक्स, सेलेक्टेड शर्म। सुनिए स्नेहा जी, जरा पहले इनको चुप करा दीजिए। जिस तरह की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी भाषाओं का हम लोग उत्तर इस भाषा में दे नहीं सकते हैं। तो मुझे 5 बार आपने शर्म शब्द का प्रयोग किया है। जवाब तो मुझे रोक दीजिए। अगर वो ऐसी बातें करेंगे चिल्ला के तो कोई थोड़ा सा बीपी कंट्रोल में रखें। अभी चुनाव में जब बहुत बातें करनी है। अरे हम तो आपके लिए चिंतित हैं कि राजस्थान मत चली जाइएगा। ठीक है विवेक जी, मैं आपसे वहाँ विधायिका अरे विवेक आपकी सुरक्षित नहीं है। सही बात करवा भौरी देवी हत्याकांड हो चुका है जी। पक्ष तो सुनिए जी। नहीं, सुधा जी, इनको पक्ष नहीं सुनना है। बस न खाता न बही, जो ये लोग कहें बस वही सही मान लीजिए। नहीं, आप दलित को पीट के मार डाले, वहाँ आपको शर्म नहीं विवेक आएगी। जी, हाथरस में शर्म आएगी, राजस्थान में नहीं आएगी। विपक्ष वैसे ही कहता है कि सत्ता पक्ष बोलने नहीं देता है, इसलिए और आप उस बात को चरितार्थ कर रहे हैं क्या? अरे ठीक है, उन्होंने 5 बार शर्म कहा तो आपने 10 बार उसका उल्टा भी बोल दिया। ठीक है पॉलिटिक्स सेलेक्टेड, विवेक जी जवाब पॉलिटिक्स का दिन चले। अरे भाई जवाब तो लेंगे। स्नेहा जी, मुझे जवाब देने क्यों? तो विवेक भाई खुद अपने प्रस्ताव से बता रहे हैं कि इन लोगों की सोच स्त्रियों के लिए कैसी है। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ये दर्शकों को पिछले आधे घंटे से बता रहे हैं कि इनकी सोच क्या है महिलाओं को लेके। अगर मैंने इस देश के भीतर महिलाओं पे हो रहे इस तरह की जघन्य अपराधों की बात की तो इनको बौखलाहट आ गई। क्यों बौखलाहट आई? मैंने कहा इस देश का कोई भी इन घटनाओं के सरंजाम की जो हिम्मत आई वो दी किसने? घटनाएं रोज ऐसी हो रही है, लोगों का डर हट गया शासन से, लोगों का प्रशासन से डर हट गया है। पहले पुलिस का नाम सुनते लोग कांपते थे, अब पुलिसों को मान पड़ जा रही है। पुलिस की महिलाओं का बलात्कार हो जा रहा है। ये इन लोगों की देन है। उनको गोली भी मार दी जा रही है, ये भी हमारी देन है। अरे विवेक जी, देखिए पहले इनसे बोले कि अगर इस तरह बात करेंगे, ये महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं तो कम से कम बोलना चुप रहना सीखिए। अगर सम्मान नहीं करते आपको शर्म ना आए, आप बेशरम हो जाए, हम चुप रहें। विवेक जी, आपको शर्म नहीं आ रही है बार बार बोलते हुए? आपको राजस्थान में शर्म नहीं आती, यूपी में शर्म आती है।
आपको बिहार में शर्म नहीं आती, यूपी में शर्म आती है, ये सिलेक्टेड शर्म का हम क्या करें आपका, ये आपकी सिलेक्टेड शर्म का हम क्या करें। हम तो कह रहे सारे देश की महिलाएं हमारी बहनें हैं, हमको सारी महिलाओं के लिए दुख है, आपको ये दुख क्यों नहीं होता। वहां दलित का बेटा बाहर दिया जाता पानी पीने के लिए, वहां आपको शर्म नहीं आती, यूपी में शर्म आती है। आपकी ये सिलेक्टेड शर्म का हम क्या करें। आप लोग जो करते हैं ना, हम आपकी सिलेक्टेड शर्म का सुधार जी क्या करें, आप बताएं। ये आपकी सिलेक्टेड शर्म का क्या किया जाए। आपसे विवेक जी, सुधा जी, नहीं सुधा जी नहीं, मैंने क्या इनको ऐसा नहीं, मैंने से कौन सी लैंग्वेज बोली है जिसपे मैंने इनसे पर्सनल कोई बात की हो। आपने 4-5 बार शर्म शब्द का अरे प्रयोग तो किया। विवेक जी उससे ज्यादा बार आप सवाल पूछ चुके हैं, पक्ष तो सुनिए बताए ना इन्हें क्यों राजस्थान में शर्म नहीं आती है। ठीक है, तो जवाब तो हमें लीजिए। जवाब दिला दीजिए कि इन्हें यूपी में शर्म आती, राजस्थान में शर्म क्यों नहीं आती। ठीक है, दिला जवाब तो दीजिए। सुनिए आप। सुधा जी पहले इनको जवाब दीजिए कि क्या वाकई राजस्थान की घटनाओं से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ता? शर्म नहीं आती, शर्म नहीं शर्म आती, नहीं चलिए आती। इसी बात पे इसका जवाब चाहिए। यहाँ शर्म आती, वहां क्यों नहीं अरे आती। विवेक जी, मुझे बात नहीं करनी स्नेहा जी, मैं डिबेट छोड़ रही हूँ। हाँ। तो अरे, ऐसी सुधा जी, परिस्थिति सुधा जी। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये सुधा जी, फिर आपने सुधा जी। एक बार भी नहीं बोला क्षमा मांगे बात। सुधा जी। बोल चुका है आदमी। सुधा जी, सत्ता पक्ष फिर वही कहेगा कि कांग्रेस बात से भागती है। बिल्कुल नहीं, हम लोग इनकी सुनने के लिए बदतमीजी सुनने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, तो आप हम- विवेक जी आपका पक्ष सुनेंगे। विवेक जी पक्ष सुनिए। जी सुधा जी रखिए अपना पक्ष। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस देश में जी। जिस तरह से मानसिकता बनाई गई है, अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी कितना ज्यादा बनता जा रहा है और शासन प्रशासन का डर खत्म हो रहा है। और उसके बाद में हमारे भाई बोल रहे थे कि कार्य कोई घटना हुई, कोई कुकृत्य हुआ, उसके बाद क्या आपने एक्शन लिया, इसकी बात मायने रखती है। राजस्थान में कोई एक घटना बताई जिस पे तुरंत कार्रवाई नहीं हुई हो। मैंने आज लखनऊ की घटना उठाई, पूछिए इनसे कौन सी कार्रवाई की गई। दूसरों से प्रश्न खड़ा करने वाले लोग जब अपने ऊपर उत्तर नहीं दे पाते हैं तो दूसरों के बारे में कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे गुस्सा आए और वो खुद सत्यों की बात न करने पाए। तो मैं ऐसी राजनीति विवेक जी आप लोग करते होंगे, महिलाओं में कोई अंतर नहीं है, महिला उत्तर प्रदेश की हो, महिला राजस्थान की हो या दिल्ली ये सोचना शुरू कर देंगे अपराध खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की मंशा नहीं है। अगर मंशा होती तो आज ये प्रश्न नहीं बोलते, आप मुझसे बोलते कि अपराध कहीं भी हो वो नहीं होने पाएंगे। इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे और केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा, आप जानती है जब 2013-12 की बात है जब वो जो जघन्य अपराध हुआ था दिल्ली में, जी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया था। किस तरह से आप जानती है, लेकिन फिर भी अपनी जवाबदेही मानते हुए सरकार ने समझा, उस बात को कानून बनाया गया। और ये लोग बातें करेंगे हमें अगर कोई घटना हुई है उसे हम कैसे रोक सकते हैं, इसकी बात नहीं करेंगे। ये लोग राज्य में बात देंगे और दूसरों से ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे जो सुनने लायक ना हो। ये पक्ष की सत्ता पक्ष के लोग हैं। अरे कम से कम ये मुझसे बोलते हैं सुधा जी, अगर ये घटनाएं देश के किसी पार्ट में हो वो नहीं होने पाएंगी, इसका हम एक साथ मिलकर कुछ न कुछ करेंगे। ये हिम्मत नहीं होती है, लेकिन पक्ष न करेंगे। महिला का सम्मान कहीं भी हो रहा हो ये बर्दाश्त नहीं होता है। प्रश्न उठेगा तो ये उल्टा प्रश्न करेंगे। अरे उसका उत्तर ढूंढिए, उसका तब मतलब होगा आरक्षण देने का, तब मतलब होगा अपनी माँ बहन का सम्मान करने का। इस तरह से टेढ़ा मेरा करने से महिलाओं का सम्मान नहीं होने वाला है। और महिला सम्मान की बात करते करते आप मेरा लगातार अपमान कर रहे हैं, तो आपको सम्मान का परवाह ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं करना। ठीक है स्नेहा जी, जी, मैंने यही कहा था कि आपको उत्तर प्रदेश की घटनाओं के लिए शर्म आ रही है, थोड़ी शर्म राजस्थान की घटनाओं के लिए भी कर लो भाई, बिहार के लिए भी कर लो। हम तो कह रहे हैं कि पूरे भारत में अगर किसी भी महिला के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो हम उसके लिए अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। विवेक आपको ये जी, दिक्कत सुधा जी बार बार कह रही कि मैं देश की बेटियों की बात कर रही नहीं, हूँ। इन्होंने एक बार भी भौरी देवी हत्याकांड के लिए देश में कहा कि हम शर्मिंदा हैं। इनकी विधायिका अपनी जान की दुहाई दे रही, इसके लिए इन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा। राजस्थान में एक दलित को बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया, इन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा हैं। हमारे तो मुख्यमंत्री ने शर्मिंदगी व्यक्त करी मध्य प्रदेश में, इनके मुख्यमंत्री ने एक बार भी कहा कि हम शर्मिंदा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने एक बार भी कहा कि शर्मिंदा है। आपको सिलेक्टेड शर्म क्यों आती है? आपको आपने बिहार में दलित महिला को, महादलित महिला को 1500 रुपए के लिए धंधा घुमाया गया। विवेक जी, सुधा जी, क्या इस बार सुरक्षा अहम मुद्दा होगा इन 5 राज्यों के चुनाव में?
लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, उसका केंद्र से क्या वास्ता? तो मैं पूछ तो रही हूँ, 5 राज्यों में ये आप भी ये चुनाव लड़ेंगे। एक बार भी लोग एक बार ये कांग्रेस की प्रवक्ता या पेड एम्प्लॉई है। करके विवेक जी, सुधा जी, श्रेया जी, ठीक है, एक मैं मिनट पूरी विवेक जी, विनम्रता से कह रहा मुझे हूं, आपसे एक सवाल है पहले। जी मेरा आपसे वही सवाल है और सुधा जी से भी वही सवाल है। पहले आप जवाब दीजिएगा, फिर सुधा जी से जवाब लूंगी। जी 5 राज्यों में चुनाव होना है, जी। मुख्य तौर पे चुनाव आप दोनों के बीच में होना, जी ठीक। जी सुरक्षा पर इस बार चुनाव होगा क्या? श्रेया जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, जी, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। आप विषय 5 राज्यों का चुनाव जी। है, आप यूपी की घटनाओं के लिए शर्मिंदा होने लगी, मैं आपकी शर्म को सलाम करता हूं, लेकिन ये शर्मिंदगी थोड़ा सा राजस्थान में भी दिखा देती, छत्तीसगढ़ में भी दिखा देती, लगे हाथ बिहार के लिए भी शर्मिंदा हो जाती, जहां महादलित महिला को नंगा घुमाया गया 1500 रुपए के लिए। तो ये सेलेक्टेड शर्मिंदगी किस तरह से होती है, मुझे इस पे आपत्ति थी। ठीक है, बैनी की बात पे बात कर रहा हूं। जवाब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुधा जी, मेरे सवाल का जवाब सुनिए, उसके बाद मैं आपसे भी वही सवाल लूँ। स्नेहा जी, हाँ, जी। मेरा प्रश्न का जो आपने प्रश्न पूछा है उसका सवाल का जवाब यही है जी स्नेहा जी, मेन मुद्दा यही है कि अगर आदि आबादी के नाम पे आप वोट ले सकते हैं, जी, तो मेन मुद्दा है कि अगर हम वोट देने के लिए टूल बन सकते हैं तो हमारी सुरक्षा की जवाबदेही कौन देगा? और ये सुरक्षा की जो बातें हैं स्टेट से निकल के जब लोकसभा तक पहुंचेंगी ना, तो यही होगा कि सिर्फ कह देने मात्र से और अनुवादित तेवर दिखा के महिलाओं के सम्मान की बात न करने वाले लोग अब इस देश को नहीं चाहिए। महिला सम्मान कभी राज्यों में न बटेगी, मात्र महिला महिला होगी, और उसकी अस्मिता से बात करने वाले लोग या उसकी अस्मिता को चोट पहुंचाने वाले लोग किसी पार्टी के नहीं, वो मात्र अपराधी होंगे। इस मानसिकता को डेवलप किया जाएगा और चुनाव इसी पे होगा। मैं महिला हूँ और मैं जानती हूँ कि कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक महिला का बाहर निकलना, आप बाहर निकलती हो, मैं बाहर निकलती हूँ, किस तरह से हम लोग बाहर निकल के अपनी चीजों को स्थापित करते हैं। और अगर हमारी सम्मान की रक्षा नहीं हो रही है तो कोई मायने रखता नहीं किसी चीज का। और इसका चुनाव का जो पूरा दारोमदार है महिलाओं को, आधी आबादी को लेके होगा। और इसमें एक बात जी कह दूं, आप भी जानती होंगी ना, ये जो कह के निकल जाते हैं अपने घर में अपनी बहू और बेटियों को कितना सम्मान देते हैं, लेकिन यही लोग आगे समाज के अंदर बहू बेटियों को कहीं न कहीं चोटिल करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हम आधी आबादी के लोगों को अवेयर भी करेंगे कि जो नहीं हुआ लेकिन अब होगा। सुरक्षा सबसे जरूरी है और हम सम्मान को मात्र मतदान में नहीं बल्कि कानून के रूप में, और इस लोकसभा ही नहीं राज्यसभा से लेकर वहां तक पहुंचेंगे। हम विधानसभा के चुनाव में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए और जीत के साथ उसको लोकसभा तक ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है, आरपी सिंह जी, जी 1 मिनट में दे दीजिए बस आप 1 मिनट विवेक जी, आरपी सिंह जी से एक सवाल। आरपी सिंह जी, अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सुना आपने, और कहीं ना कहीं मुद्दा महिला सुरक्षा का दोनों ही पार्टियों ने उठाया। आपको क्या लगता है, राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं सुरक्षित हैं, या उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं, राजस्थान में नहीं सुरक्षित है? बताओ एग्जाम्पल, मैं इन दोनों राज्यों को उठा रही हूँ, जरा स्थिति बताइए। नहीं स्नेहा जी, ऐसा है कि अप्रिय घटनाएं कहीं भी हो जी, और बहन बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ कहीं भी कोई अप्रिय वारदात होती है तो वो दुखद है और शर्मनाक है। सिलेक्टेड दुख जो होता है वो सिलेक्टेड नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की घटना हो चाहे राजस्थान की घटना हो जी, लेकिन आपको बताएं कि जो सिलेक्टेड कार्रवाई होती है, दुख उस बात से होता है कि कोई व्यक्ति जाता है, माननीय चौधरी जयंत सिंह जी हाथरस की घटना पर गए तो पुलिस ने उन पर लाठी चला दी। अगर महिलाओं के साथ खड़ा होना जुर्म है, उनकी आवाज उठाना जुर्म है, ये सिलेक्टेड बातें हैं। आपको अगर कहीं घटना होती है, वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, भारत के किसी भूभाग पर कहीं भी कोई अगर अप्रिय वारदात है तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने किया। और सबको ये अधिकार है कि किसी के दुख में, किसी की पीड़ा में, आप बताइए लखीमपुर में जब किसानों पर मंत्री के बेटे ने वो थार चढ़ा दी तो माननीय चौधरी जयंत सिंह जी मिलने जा रहे थे, उनको जाने से रोका, वो 13 किलोमीटर पैदल चल करके गए। देखिए, राष्ट्रीय विषय के
मुद्दे भी देश के चुनाव में होंगे और स्थानीय मुद्दे भी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। स्थानीय मुद्दे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से हैं कि लखीमपुर में घटना होती है, मंत्री के बेटे का नाम आता है, मंत्री लगातार अपने पद पर बना रहता है। हाथरस में घटना होती है, चौधरी साहब हाथरस में जाते हैं, पुलिस लाठी चला देती है। राष्ट्रीय विषय के जो मुद्दे हैं, आप देखिए उरी, पंपोर, नगरोटा, पठानकोट, पुलवामा, इन पर कोई रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं आई, मेरी जानकारी में नहीं। ये घटनाएं राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी थी। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में भी घटनाएं हुई। मणिपुर में आप देखिए, अगर राजस्थान की सरकार, आपको लगता कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भारत सरकार के पास धारा 356 के तहत अधिकार है कि सरकार को बर्खास्त कर दे, लेकिन मणिपुर में कार्रवाई क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये डबल स्टैंडर्ड है। एक राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन चूंकि आप मनमाने तरीके से लोगों का कत्लेआम होता रहे, लोगों का नरसंहार होता रहे, रेप की घटनाएं होती रहे, नौजवान बेरोजगार रहता रहे, लाठियां खाता रहे, आपको किसी से कोई हमदर्दी नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार में रहने के लिए, कोई भी वही लोग जब खिलाफ होते हैं तो कहते हैं कि ये एक परिवारवादी है, ये घोटालेबाज है, ये भ्रष्टाचारी है। रातों रात जाने कौन से फिल्टर में उनको नहलाते धुलाते हैं, तैयार करते, ईमानदार बना देते। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा, भारत की जनता सब देख रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण किया है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को आप लगातार एक्सटेंशन दे रहे हो, लगातार एक्सटेंशन दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि जो निर्वाचन आयोग की एक प्रक्रिया होगी चयन की, उसमें सीजीआई को रहना चाहिए। आप उसके खिलाफ कानून बना देते हो कि माननीय प्राइम मिनिस्टर और एक कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर अपोजिशन, तब तो आपका 2-1 से बहुमत हो गया ना। सीजीआई पर क्या दिक्कत थी? संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण, राजनीतिक विरोधियों का उत्पीड़न, पीड़ितों की आवाज उठाने वाले लोगों पर लाठीचार्ज, किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास, ये सब मुद्दे चुनाव के मुद्दे बनेंगे। और राज्य के चुनाव हो चाहे देश के चुनाव हो, भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी का अंतर जान चुकी है। ये लोग कहते थे कि 35-30 में डीजल पेट्रोल बिकवाएंगे, रसोई सिलेंडर 400 का था तो सर पे लाते घूम रहे थे, 1150 का सिलेंडर बिकवा दिया इन लोगों ने। अगली बार सरकार में आएंगे 1500-2000 का बिकवाएंगे। ये रुपया और डॉलर को लेकर रोज रोना रोते थे, आज रुपया रोज गिरता जा रहा है। विवेक जी बता दें, आज डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या हालत है, देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या है। इन लोगों ने देश को कंगाल कर दिया, बर्बाद कर दिया, नौजवानों को निराश कर दिया, नौजवानों को, किसानों को धोखा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को इन सब सवालों का जवाब देना होगा। तो चाहे 5 राज्यों के चुनाव हो, चाहे देश का आम चुनाव हो, भारत की जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारत की जनता ने इनकी तानाशाही से आजिज होकर के, जो संवैधानिक संस्थाओं पर इनके लगातार हमले हैं, उनसे आजिज होकर के भारत की जनता ने ये फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को भारत की राजनीतिक सत्ता से हटा करके इनको विपक्ष में बैठाना है, फिर इनसे सवाल जवाब करना। आप देखिए स्नेहा जी, 1 मिनट में खत्म करता हूँ। ये लोग बहुत आरोप लगाते हैं कि ये लोग परिवारवादी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। वही परिवारवादी, वही भ्रष्टाचारी रातों रात इनके पास जाते हैं, राज्य में जाकर के उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं। जिन पर ये घोटालों के आरोप लगाते हैं, उन्हीं के साथ फोटो खिंचवाते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक है आरपी सिंह जी, आपने कई अहम मुद्दे उठाए हैं और इसका जवाब लेते हैं विवेक जी से। विवेक जी, जब आपके साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट, आरपी सिंह जी और सुधा जी ने, दोनों ने कई अहम मुद्दे उठाए। देखिए स्नेहा जी, विषय यही से चर्चा हुई थी 5 राज्यों के चुनाव जी। लोकसभा चुनावों से पहले इनको सेमीफाइनल माना जाए या ना माना जाए जी। इसमें क्षेत्रीय मुद्दे अहम होते हैं जी। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, सब जानते हैं। बिल्कुल। केंद्र का इसमें कोई रोल नहीं होता। आरपी सिंह जी ने बड़ी बेबाकी से कहा कि आप राजस्थान सरकार बर्खास्त कर देते। हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने की, लेकिन जो लोग किसी स्टेट विशेष में किसी घटना विशेष को लेकर शर्मिंदा होते हैं, उनको सारी देश की बहनों को, माताओं के प्रति ही सम्मान दिखाना चाहिए, वहाँ भी 2 आंसू बहाने चाहिए। हमारा इसी विषय पे मणिपुर को लेकर विवाद हुआ था। आपने मणिपुर पे, आपको बहुत चिंता है, राजस्थान छत्तीसगढ़ का हमने नाम ले लिया तो साहब आपको दिक्कत हो गई। देखिए
एक भी माँ बहन के साथ अगर इस तरह की घटना घटती है तो ये पूरे देश के लिए शर्मसार होने का विषय है। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया, हम उस प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से सहमत हैं। अब समस्या कांग्रेस की यह है कि कांग्रेस को सेलेक्टेड पॉलिटिक्स की आदत पड़ गई है, सेलेक्टेड शर्मिंदगी की आदत पड़ गई है। विवेक जी, आप कह रहे कांग्रेस को सेलेक्टेड पॉलिटिक्स की आदत पड़ गई। अभी आरपी सिंह जी ने कहा कि बीजेपी को सेलेक्टेड कार्रवाई की आदत पड़ गई है। देखिए, ये उनका आरोप है जी। मैं उनसे यही निवेदन नेहा जी, करूंगा। विवेक जी की आवाज नहीं आ रही है। एक सवाल मेरा इनसे है, आप बताइए, ये भी किसान नेता है, जी चौधरी साहब किसानों के नेता है, हाथरस में घटना हुई, लखीमपुर में घटना ठीक है, हुई। हमने पूछ लिया सेलेक्टेड कार्रवाई की बात। ठीक है आरपी सिंह जी, हमने सेलेक्टेड कार्रवाई वाला सवाल आपका उठा लिया है। देखिए स्नेहा जी, इन सारी घटनाओं में हमारी सरकार ने कार्रवाई की, आरोपी पकड़े गए। चाहे आपका लखीमपुर खीरी की घटना हो, चाहे आपकी हाथरस की घटना हो, मौके पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का सब्जेक्ट होता है। उस समय स्टेट 2-4 दिन बड़े बड़े नेताओं को वहाँ सुरक्षा कारणों से, अन्य कारणों से आने को मना करती है। बाकी आप आए जाए, कहीं किसी को रोक टोक नहीं। आज लखीमपुर खीरी जिसको जाना हो जाए, टिकैत जी उसी दौरान गए, कौन किसने रोक दिया। तो विषय सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट होता है स्टेट के सामने। आज जिन घटनाओं पे हम चर्चा कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं के समय में भौरी देवी हत्याकांड हुआ था, जिसमें इनके एक मंत्री और एक विधायक उसमें लिप्त पाए गए थे। इसी तरीके से इन्हीं की तो कार्रवाई हुई कि सुन नहीं? लीजिए, इसी की तरह से आपकी एक विधायिका इनसे कह रही कि हम नहीं सुरक्षित है, कांग्रेस की विधायिका, हमारी पार्टी विधायिका नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि राजस्थान में एक दलित बच्चे को मटकी से पानी पीने के नाते पीट के मार डाला गया। अगर आज़ादी के 76 वर्ष में किसी स्टेट में ये स्थिति है तो हमको उस पर शर्मिंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप इसके जवाब में लोग तुरंत एक उदाहरण दे देते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की उस घटना पे स्वयं मुख्यमंत्री शर्मिंदा थे, उन्होंने उस बुला करके उस बच्चे के पैर धोए। लेकिन क्या ऐसी शर्मिंदगी, अब चुप अब इसी के बाद चुप रहने की आदत नहीं आपके पास है। इसके बाद अभी आप दारी श्रोता पे आ जाएंगी। आप खुद ऐसी बातें करती हैं जिससे आदमी उत्तेजित हो जाए। आप लोगों को सिलेक्टेड शर्म आती है। बिहार में एक दलित महादलित महिला को 1500 रुपए के लिए नंगा घुमा दिया गया, उस पर किसी कांग्रेसी के मुंह से जबान नहीं फूटी। ये हमारे जो पिछलग्गू टाइप के जो इनके संगठन के बने हुए हैं आरएलडी के लोग, जिनका कहीं संसद में कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी नहीं ये शब्द बोल पाते हैं। ऐसी भावगिरी करने से क्या मतलब है? अरे भाई, सत्य को सत्य तो कह सकते हैं। विवेक जी, सुधा जी का पक्ष जानते हैं। जी सुधा जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, जो बात आपने शुरुआत की थी 5 राज्यों को लेके जी, और आपने देखा कि सारे बातों में जो निकल के आए, जैसे ही बात हो रही है लखनऊ में, मैंने एक बात रखी, उस बात में इनको सब याद आ गया, लेकिन उस महिला के साथ क्यों ऐसा हो गया जो भी राजधानी के अंदर थी, उस पर कोई उत्तर नहीं आया। जी, दूसरी बात, अगर वो महिला आई थी और उसको मिलना था योगी जी से, वो मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन सोचिए जो शिकायत थी वो रखी की रखी है, एक नया उसके साथ जोड़ दिया गया उसकी जिंदगी में, और वो उसका शिकायत 2 आंसू राजस्थान में भी बहा दीजिए सुधा जी। ठीक है। अरे विवेक जी, ठीक है, मैं तो कह रही हूँ। और देखिए 2 आंसू राजस्थान के, 2 आंसू। अरे विवेक जी फाइनल कमेंट चल रहा है। विवेक जी फाइनल कमेंट चल रहा है। अरे विवेक जी फाइनल कमेंट तो सुना कीजिए। भाई डराते हैं भाई, लोग डराते हैं। ठीक है, आरपी सिंह जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। नेहा जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जी। तू इधर उधर की ना बात कर, तू मुझे इतना बता कि काफिला कैसे लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। ये वो लोग हैं जो नारा देते थे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब मैं देश नहीं बिकने दूंगा। फिर रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, लगातार सब कुछ बेचते रहे। और नौकरी जो थी वो भी ला करके उसमें आउटसोर्सिंग पे खड़ी कर दी, परमानेंट नौकरियां खत्म कर दी। पेंशन, नई पेंशन जो है वो ओपीएस की मांग चल रही है, हम लोग ओपीएस के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों, नौजवानों, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों के खिलाफ है, भारत की आम आवाम के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों के सामने झूठ बोली थी और वो झूठ खुल चुका है। आज 83 रुपए का डॉलर है, 83 रुपए का डॉलर। ये बताएं अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? भारत की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है और धोखे का बदला जनता लेगी। भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को
सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी, और राज्य के चुनाव हो चाहे देश का आम चुनाव हो। ठीक है स्नेहा जी, जी अजय जी, फाइनल कमेंट जी। स्नेहा जी, मैं कहना चाहूँगा जी कि महिला सुरक्षा हर राज्य, हर पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए। बिल्कुल इतना ही कहूँगा मैं। जी। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि 2024 के चुनाव से पहले 5 राज्यों में चुनाव होना है और उनके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन क्या वाकई 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे वो 2024 की नतीजों का सेमीफाइनल होंगे? ये अभी भी एक बड़ा सवाल ही है। और कौन से अहम मुद्दे होंगे जो इन 5 राज्यों में खास तौर पर उठाए जाएंगे और उनका असर 2024 के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? ध्यान देने वाली बात यह कि महिला सुरक्षा का मुद्दा सभी दलों द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई इस बार राज्यों के चुनाव में महिला सुरक्षा के मुद्दे को सभी पार्टियां खास तौर से उठाएंगी और महिला सुरक्षा को लेकर के जो दावा किया जा रहा है वो सिर्फ फ्री भी ना बन के रह जाए, उस पर एक ठोस कानून बनेगा? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।